बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ठीक है, और चैप्टर नंबर है 9 औद्योगिक क्रांति द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये पार्ट 4 है और इसमें आज का जो आपका चैप्टर है औद्योगिक क्रांति, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता है कि आपके इस चैप्टर के 4 पार्ट टोटल बनाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है औद्योगिक क्रांति संबंधित विरोधी आंदोलन। अब कुछ आंदोलन जो थे वो औद्योगिक क्रांति से संबंधित चलाए गए थे। वो आंदोलन कौन कौन से थे इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और बहुत सारे आंदोलनकारियों ने कौन कौन से कदम उठाए, कौन कौन से आंदोलन चले हैं, ये सभी हम आज देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आज का हमारा पॉइंट क्या है, औद्योगिकरण संबंधी विरोधी आंदोलन। तो एक बार रेड कलर, हाँ, औद्योगिकरण विरोधी आंदोलन। इंग्लैंड में फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों ने मताधिकार, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग थे उन्होंने मताधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया, ठीक है। इसकी प्रतिक्रिया के लिए सरकार ने क्या किया कि दमनकारी रुख अर्थात अपना सख्त रवैया अपनाया, और सरकार ने क्या किया कि एक ऐसा कानून बना दिया जिससे कि लोगों का जो विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार था उसे ही छीन लिया। देखिए सरकार ने कितना बहुत मतलब खतरनाक दिमाग लगाया कि मान लीजिए फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग जो है वो मताधिकार के लिए क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया कि एक ऐसा कानून ही बना दिया कि ये आंदोलन करने का जो अधिकार था उसे उन्होंने छीन लिया। क्या दिमाग लगाया इन लोगों ने, मतलब जो सरकार थी उसने क्या दिमाग लगाया कि हम सिर्फ आंदोलन करने का जो अधिकार है उसे छीन लेते हैं, फिर आंदोलन कर ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है इंग्लैंड के बारे में आप पढ़ेंगे। तो इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड का फ्रांस, ठीक है, इंग्लैंड का फ्रांस के साथ लंबे अरसे तक अर्थात 1792 से 1815 तक देखा जाए तो अराउंड जो है वो 23 साल तक, ठीक है, 23 साल तक गृह युद्ध चलता रहा। इंग्लैंड और यूरोप के बीच चलने वाले इस युद्ध का जो प्रभाव था वो व्यापार पर अर्थात जो मार्केटिंग हुआ करती थी उस पर भी पड़ा। और जब व्यापार पे प्रभाव पड़ेगा तो सिंपल सी बात है, या तो फैक्ट्रियां बंद होगी या तो औद्योगिकरण फैलेगा, लेकिन इसका निम्नतर प्रभाव हुआ। तो इंग्लैंड और फ्रांस के युद्ध की वजह से क्या हुआ कि जो फैक्ट्रियां थी उनको मजबूरन बंद करना पड़ गया, जिससे कि गरीबी फैली, बेरोजगारी फैली, भ्रष्टाचार फैल गया, कालाबाजारी फैली। ये सभी इंग्लैंड के और फ्रांस के युद्ध की वजह से हुआ। फैक्ट्रियों में काम करने वाले, अब देखिए ये बहुत बड़ा अहम पॉइंट है कि फैक्ट्रियों में जो काम करने वाले व्यक्ति हुआ करते थे, जो मजदूर हुआ करते थे, उनके लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आहार होता था ब्रेड, ठीक है। जैसे आज हम नॉर्मल चाय नाश्ते के साथ में खाते हैं, वो ब्रेड इन लोगों के लिए सबसे अहम आहार अर्थात खाना हुआ करता था इनका। तो इस पर क्या किया सरकार ने, टैक्स बहुत अधिक बढ़ा दिया। अर्थात सरकार ने क्या किया कि टैक्स को अधिक बढ़ा दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप जो मजदूर लोग हुआ करते थे इन्होंने 1790 में देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। क्यों भाई, क्योंकि जब हमारे तुम सबसे जो सस्ता आहार है उस पर ही अगर आप जो टैक्स है उसे बढ़ा दोगे तो हम खाएंगे क्या, हम काम कैसे करेंगे। तो इसी को देखते हुए जो लोग थे उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। तो ये एक हो गया आपका ब्रेड से संबंधित आंदोलन। अब देखिए आगे, अगला है 1770 के दशक में छोटे छोटे सैकड़ों फॉर्म और खेत। 1770 के दशक में छोटे छोटे सैकड़ों फॉर्म अर्थात खेत, ये क्या हुआ कि जमींदारों के द्वारा बड़े बड़े फार्मों में इन्हें मिला लिया गया। अर्थात मान लीजिए जमींदार का एक खेत है, इसके आसपास के छोटे छोटे खेत हैं, तो जमींदार ने क्या किया, इनको अपने ही अंतर्गत मिला लिया। और ये जो छोटे छोटे खेतों के लोग हुआ करते थे इनका खेत भी छिन गया, इनके रोजगार भी छिन गए। तो अब जो गरीब लोग थे ये बुरी तरीके से प्रभावित हुए। तो उन्होंने औद्योगिक काम देने की मांग की, सरकार से कहा कि हमारी जमीन तो छिन गई है, अब आप हमें कम से कम औद्योगिक काम तो दो। लेकिन सरकार ने क्या किया, इस मांग को नहीं माना। और आपको ही पता है जब आपको खाना वगैरह मिलेगा नहीं, आपको काम भी नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, मतलब दिमाग जो है वो आपका एक तरह से आंदोलन करने की तरफ बढ़ेगा। तो इन लोगों ने भी वही किया, आंदोलन छेड़ दिया। 1790 के दशक में बुनकर लोग अर्थात जो कपास की कटाई से संबंधित जो हमने पॉइंट देखा था उसमें बुनकर लोगों के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इन बुनकर लोगों ने क्या किया कि न्यूनतम वैध मजदूरी
अर्थात मान लीजिए न्यूनतम वैध मजदूरी है 100 रुपए प्रतिदिन, ठीक है, मान लीजिए $100 है, $100 पर डे। तो ये $100 पर डे की वजह जो मालिक लोग हुआ करते थे वो उन्हें $90, कोई $80, कोई $70 देता था, ठीक है। हालांकि मैं ये बता रहा हूँ कि उस समय तो ये $100 मान लीजिए एक बड़े जमींदार के पास होते होंगे, क्योंकि अभी का $100 का अगर आप अनुमान लगाएं तो अराउंड होता है आपका 7,000, 7.4 हजार, ठीक है। तो उस समय 7,000 रुपए एक व्यक्ति के लिए बहुत अहमियत रखते थे। तो हमें डॉलर के बारे में नहीं जाना है, बस मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। तो न्यूनतम वैध मजदूरी 90-80 रुपए समझ लीजिए। तो ये जो था वो 100 था, लेकिन मालिक लोग कम देते थे, तो सरकार से बुनकर लोगों ने मांग की, लेकिन संसद ने इस मांग को ठुकरा दिया। और आपको पता है कि जब आप इतना मेहनत करते हैं, आपको इतना पैसा ना मिले तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, विरोध प्रदर्शन करेंगे, अर्थात आंदोलन छेड़ेंगे। तो वही कुछ यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। हालांकि एक तरह से इधर नहर है, ठीक है, नहर नहीं, ये आप नदी कह सकते हैं, बहुत बड़ी ये पुल है, और यहाँ पे जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। याकर्षण हमने देखा था, ये जो है वो क्या है, एक लंदन का ही शहर, मतलब ब्रिटेन का ही एक शहर है। यहाँ पर ऊन कतरने वालों ने ऊन कतरने के ढांचे जिसे कहते हैं शियरिंग फ्रेम, इसको क्या किया? तोड़ दिया। अब ये क्यों तोड़ा गया ये तो आपकी किताब में नहीं बताया गया है, सिर्फ इतना बताया गया कि ऊन कतरने वालों ने ऊन कतरने वाला जो ढांचा था शियरिंग फ्रेम, इसे तोड़ दिया। तो ये कुछ आंदोलन थे बच्चों जो आपको पढ़ने थे, जो कि आपकी किताब में दिए हुए हैं। और आई होप कि आपको जो मेरे द्वारा समझाया गया है, ये जो आंदोलन थे ये अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। सबसे पहले इंग्लैंड में फैक्ट्रियों के मताधिकार को लेकर, फिर इंग्लैंड के फ्रांस के साथ युद्ध की वजह से, और जो ब्रेड था उसकी वजह से, जमींदारों से संबंधित, और एक न्यूनतम वैध मजदूरी। सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा टॉपिक है आज का हमारा औद्योगिक क्रांति, तर्क वितर्क, अर्थात पक्ष विपक्ष और क्वेश्चंस। तो 1970 के दशक में इतिहासकारों ने ब्रिटेन में 1780 और 1850 के दशक, इन 70 सालों के समय के बीच में जो उद्योग और अर्थव्यवस्था का रूपांतरण जो हुआ है उसे कहते हैं औद्योगिक क्रांति, ठीक है। औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया थी वो काफी धीमी थी, इसलिए इसे एक क्रांति कहना गलत होगा। देखिए इसे ध्यान से समझिए, मैं इसको एक बार क्लियर करता हूं। देखिए 1970 के जो इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि 1780 से 1850 के दशक का जो उद्योग और अर्थव्यवस्था का रूपांतरण हुआ है उसे आप औद्योगिक क्रांति कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि ये जो औद्योगिक क्रांति शब्द है, इसमें इस क्रांति शब्द को लगाकर इस औद्योगिक क्रांति को आप संपूर्ण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्रांति का यहाँ पे मतलब होता है कि किसी एक एरिया में संपूर्ण विकास या फिर संपूर्ण विनाश, संपूर्ण तरीके से हर एक चीज का होना। लेकिन यहाँ पे क्या था कि 3 ही मुख्य शहर थे, एक था आपका इंग्लैंड, ठीक है, और एक था आपका वेल्स, एक वेल्स हो गया, और एक था आपका स्कॉटलैंड। ये जो कुछ मेन जो जगह थी जहां पे औद्योगिक क्रांति का जो स्वरूप है वो हमें अधिक देखने को मिला है। तो इस तरह से आप ये नहीं कह सकते कि एक औद्योगिक क्रांति, क्योंकि क्रांति शब्द जो है वो पूरे देश के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए यहाँ पे संबंधित माना जाता है, ठीक है। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं हुआ करती थी। 19वीं शताब्दी अर्थात 1800 की यहाँ पे बात हो रही है, 1800 से 1899, ठीक है। इस बीच में कोई बड़ी फैक्ट्रियां नहीं हुआ करती थी, और जो परिवर्तन था वो संपूर्ण देश अर्थात संपूर्ण ब्रिटेन में नहीं था, कुछ प्रमुख क्षेत्रों में ही था, जैसे कि लंदन, मैनचेस्टर, न्यूकासल और बर्मिंघम। इन्हीं कुछ 4 महत्वपूर्ण जो स्थान थे इसमें हुआ था। और जो मैंने आपको बताए थे इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये कुछ 6-7 जो जगह थी, जो क्षेत्र थे, यहाँ पर ही इस औद्योगिक क्रांति का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसे संपूर्ण क्रांति कहते हैं तो ये गलत है। अब इससे संबंधित 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। उन क्वेश्चनों को आपको किस तरह से हल करना है वो देखिए। तो यहाँ पे देखते हैं, क्या कपास या लोहा उद्योग, अर्थात कपास या फिर लोहा उद्योग अथवा विदेशी व्यापार में 1780 के दशक से 1820 के दशक तक विकास को क्रांतिकारी कहा जा सकता है? ये एक है प्रश्न। अब से प्रश्न को समझिए।
नई मशीनों के कारण सूती कपड़ा उद्योग में वृद्धि हुई। आपको पता है भाप की शक्ति की वजह से, जेम्स वाट के इंजन की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो सूती कपड़ा उद्योग थे इनका मतलब ये जो थे वो अधिक मात्रा में इनका विकास होने लगा। कच्चे माल कपास पर आधारित थी जो कि ब्रिटेन में बाहर से मंगाया जाता था और तैयार माल भी दूसरे देशों में विशेषतः भारत में बेचा जाता था। तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को समझाने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए जो कपास था या फिर लोहा था, इसमें विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई 1780 से 1820 के दशक के बीच में, अर्थात इन 40 सालों के बीच में। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो नई मशीनें आई थी जिसके कारण सूती कपड़ा उद्योग में वृद्धि हुई, जो कि कच्चे माल पर आधारित थी, और ये कच्चा माल कहां से ले जाया जाता था, भारत से। तो एक तरह से ये संपूर्ण तरीके से जो ब्रिटेन था वो अपने ऊपर निर्भर नहीं रहा, बाहर से मंगाया जाता था और तैयार माल भी दूसरे देशों में बेचा जाता था, अर्थात भारत में इसे बेच दिया जाता था। तो आप ये किस तरह से कह सकते हैं कि ब्रिटेन जो था वो औद्योगिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, क्योंकि सामान वो बाहर से ला रहा है, बाहर ही बेच रहा है, अपने को क्या फायदा हो रहा है। आगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण उत्तरी अमेरिका के साथ जो व्यापार बाधित हो गया था वह फिर से शुरू हो गया। इस वृद्धि को तीव्र कहकर अंकित किया गया है। देखिए क्या हुआ था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या हुआ था कि उत्तरी अमेरिका के साथ जो ब्रिटेन का व्यापार था वो खत्म हो गया था, लेकिन वह फिर से शुरू हुआ। तो एक तो कपास उद्योग और इस जो व्यापार बाधित हुआ था अमेरिका के साथ, इसके बारे में जो इतिहासकार हैं वो तीव्र कहकर अर्थात अधिक बढ़ा चढ़ाकर इसे पेश कर रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सही है और कुछ लोग जो वो कहते हैं कि ये गलत है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट कह लीजिए या फिर अगला क्वेश्चन कह लीजिए। हाँ, ब्रिटेन में औद्योगिक विकास, ठीक है, ब्रिटेन में औद्योगिक विकास जो था वो 1815 से पहले की अपेक्षा बाद में अधिक तेजी से हुआ। आपने देखा कि 1780 से, ठीक है, 1780 से और 1850 इसके बीच के समय को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति। लेकिन यहाँ पे जो बीच का समय है 1815, इससे पहले कोई अधिक विकास नहीं हुआ था उद्योगों में, क्योंकि इतिहासकार जो है वो उनका मत ये है कि 1760 के दशक से 1815 तक ब्रिटेन ने एक साथ दो काम करने की कोशिश की। ये इतिहासकारों के अपने अपने मत है, यहाँ पे मत आपको बताए जा रहे हैं कि 1760 से लेकर 15 तक 1800 के दो काम करने चाहे। पहला था औद्योगिकरण और दूसरा था यूरोप, उत्तरी अमेरिका और भारत में युद्ध लड़ा जाना। तो इसमें जो पहला कार्य था वो तो इन्होंने कर लिया, लेकिन शायद जो पहला काम था औद्योगिकरण, इसमें ये असफल है। दूसरा काम तो इन्होंने कर लिया, युद्ध कर लिया, लेकिन जो औद्योगिकरण था ये करने में ये लोग जो थे वो असफल रहे। ये इतिहासकारों का मत है। ब्रिटेन में निर्यात होने वाले अधिकांश लक्ष्य स्थल ब्रिटेन पहले के व्यापारियों की पहुंच से बाहर हो गए। अर्थात देखिए, ब्रिटेन से निर्यात होने वाला जो अधिकांश लक्ष्य स्थल था, अर्थात जहां से व्यापार अधिक होता था, वो जो क्षेत्र थे वो ब्रिटेन के व्यापारियों की पहुंच से बाहर हो गया था। तब वो ब्रिटेन के व्यापारियों के पास नहीं रहे, अब वो अलग अलग जगह पहुंच गए, उनका नियंत्रण जो था वो खो गया। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है कि क्रांति के साथ औद्योगिक शब्द की जो दृष्टि है वो बहुत ही सीमित है, जो कि मैंने आपको बता चुका हूं। क्रांति के साथ युक्त औद्योगिक शब्द अर्थ की दृष्टि से बहुत सीमित है। पहला पॉइंट, इस दौरान आर्थिक एवं औद्योगिक रूपांतरण तो हुआ है, साथ में ही इसका समाज पर भी कुछ असर पड़ा है। तो आप ये कहें कि औद्योगिक क्रांति सिर्फ उद्योग और अर्थव्यवस्था से संबंधित है, नहीं, इसका जो दायरा है वो समाज तक भी जाता है। समाज में दो वर्गों को प्रधानता मिली। पहला था बुजुर्गा अर्थात मध्यम वर्ग, और दूसरा था नगरों और देहाती इलाकों में रहने वाला मजदूरों का सर्वहारा वर्ग। एक है मध्यम वर्ग और एक है सर्वहारा वर्ग। ये दो वर्ग जो थे वो औद्योगिक क्रांति की वजह से जो उत्पन्न हुए थे। अब है सबसे आखिरी पॉइंट और सबसे अहम पॉइंट है कि ब्रिटिश उद्योग के विस्तृत अध्ययन में इतिहासकार ए.ई. मसन, ठीक है, इन्होंने ये कहा कि 1850 से 1914 तक की जो अवधि है उसे आप एक ऐसा काल मान सकते हैं जिसमें औद्योगिक क्रांति जो थी वो वास्तव में व्यापक पैमाने पर हुई, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था
और समाज की कायापलट हुई एवं अन्य किसी भी परिवर्तन के मुकाबले बड़ी तेजी से व्यापक रूप से इसका विकास हुआ था। ठीक है, एक बार इसको दोबारा समझते हैं कि इस लाइन में क्या बताया गया है। तो ब्रिटिश उद्योगों के विस्तृत अध्ययन के दौरान ए.ई. मर्शन, ये एक इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा कि 1850 से लेकर 1914 इसके बीच का जो काल है उसे आप ये कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का वास्तव में अत्यंत व्यापक पैमाने पर जो है इसको बढ़ावा मिला। ठीक है, इससे संपूर्ण समाज की अर्थव्यवस्था और जो समाज है इसकी काया पलट हो गया था, समाज को अधिक विकास इसका इसमें हुआ था। तो इसे आप कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति। लेकिन किस काल को? 1850 से 1914। लेकिन हम क्या पढ़ रहे थे? 1780 से 1850 के बीच में। लेकिन ये 1850 से 1914 के बाद की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो औद्योगिक क्रांति के संबंध में अलग अलग इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हैं जो कि हमने आज देखे हैं इसमें। तो इस तरह से आज का हमारा ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है और आज का जो आपका चैप्टर है वो भी यहाँ पे खत्म होता है। तो देख लेते हैं आज हमने क्या देखा। सबसे पहले औद्योगिकरण से संबंधित विरोधी आंदोलन, इंग्लैंड में मताधिकार से संबंधित, इंग्लैंड का फ्रांस युद्ध की वजह से जो प्रभाव पड़ा है उसके बारे में, सबसे सस्ता आहार ब्रेड था उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया इसके बारे में, जमींदारों के ऊपर जो आंदोलन छेड़ा गया उसके बारे में, और न्यूनतम वैध मजदूरी के लिए छेड़े गए आंदोलन उसके बारे में। अगला पॉइंट था तर्क वितर्क। औद्योगिक क्रांति से संबंधित कुछ तर्क वितर्क भी हैं। 2 क्वेश्चन हमने देखे थे, वो क्या क्या थे, और औद्योगिक शब्द जो है इसके अर्थ दृष्टि के बारे में और ए.ई. मर्सन के विचार के बारे में। तो यहाँ पे जो है वो जो आज का हमारा वीडियो खत्म होता है और आज का जो आपका चैप्टर है वो भी खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बच्चों, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।